Hello everyone, welcome back to our channel. Let's learn from home. We are discussing second chapter of geography book, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Okay, so in this video we are going to discuss the last part of this chapter, that is natural vegetation and about wildlife resources. Okay, so in this video we are going to study about that what is natural vegetation and wildlife, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब किस टाइप की नेचुरल वेजिटेशन वर्ल्ड के कौन से पार्ट में ग्रो होती है, और इन द एंड कि कैसे हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. ओके, सो let's start with natural vegetation and wildlife. What is natural vegetation? So जो plants that grow without any human interference, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता है, खुद ही सीड्स सो हो जाते हैं, खुद ही वहाँ पर प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उनको पानी मिल जाता है थ्रू रेनफॉल, उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. सो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिसे हम बोलते हैं बायोस्फेयर. लिथोस्फेयर लैंड पर, या अपने आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. सो जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हो रही है वो लैंड पर ग्रो हो रही है, उसको पानी चाहिए, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर प्रॉपर एयर एंड टेम्परेचर चाहिए. सो वहाँ पर एक इन तीनों चीज़ों का यूज़ हो रहा है. सो एक नैरो जोन क्रिएट हो रही है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर, राइट. ये बायोस्फेयर जो है इस पर सारे ह्यूमन लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स रहते हैं. लिविंग बींग्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है अपने अपने काम के लिए, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल पॉसिबल है. सो ये जो आपस में इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंसी है ये एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम. आप जहाँ पर रहते हो वहाँ आप कुछ प्लांट्स और एनिमल्स देखते हो तो वो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है. मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स देखती हूँ वो वहाँ मेरा इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम एक जगह एक पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. जो जंगल में रहता है उसके लिए वो इकोसिस्टम उसके लिए दूसरा है, राइट. ओके, सो प्लांट्स जो हैं, अब प्लांट्स और एनिमल्स हम कैसे ये लिविंग बींग्स आपस में इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दे प्रोवाइड अस दैट इज़ ऑक्सीजन. ओके, मेडिसिन्स, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स एंड गुड्स, फर्नीचर, हनी प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है हमें, गम मिलती है, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह उन्हें कोई पालता थोड़ी नहीं था, तो यही जो फॉरेस्ट जो ग्रो होते हैं वहीं पर रहते हैं. टिम्बर मिलता है, रबर मिलता है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो प्लांट्स जो हैं, जो ट्रीज़ हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, मीन्स सॉइल इरोजन बहुत कम होता है. ओके, लेट्स टूवर्ड्स कि हम सबको ये तो पता है कि प्लांट्स हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम. लेकिन वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? उन एनिमल से तो हमें डर लगता है, घर पर हम जंगल में नहीं जाते ना, शेर से डर लगता है, राइट. पर वाइल्ड लाइफ भी हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट. वाइल्ड लाइफ नॉट ओनली मीन्स कि वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लस एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं एनिमल, वो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर आते. सो एनिमल्स लाइक क्रो, लाइक काउ, गोट, इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क, मीट मिलता है. इंसेक्ट्स से हमें क्या मिलता है? हनी, है ना. बीज से हमें, एक इंसेक्ट ही तो है वो, तो उनसे हमें क्या मिलता है? हनी. प्लस जो इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं. आप लोगों ने साइंस में इसके बारे में पढ़ा होगा, राइट. एनिमल्स लाइक शीप, सिल्क वॉर्म, उनसे हमें क्या मिलता है? सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलती है. सिल्क की साड़ियाँ आपने सुनी होंगी.
वूल, शीप से हमें वूल मिलती है, वूल से हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं जो कि हमें विंटर्स में काम आते हैं, राइट। बर्ड्स जो हैं सीड्स को स्प्रेड करने में भी हेल्प करते हैं, यानी बर्ड्स जो कोई फ्रूट लेकर जाती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करती हैं, तो अपने साथ कुछ फ्रूट्स, तो उनके जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह है, वो वहाँ पर प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो गए, तो सीड स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं। अब कुछ बर्ड्स होती हैं लाइक वल्चर्स, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करती हैं, राइट। तो दे एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स। ओके ओके, सो अब let's move through the another topic, distribution of natural vegetation. So जो vegetation का जो growth है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, that is temperature and moisture. जो टेम्परेचर है हमारा वो वहाँ पर ठीक होना चाहिए, यानी वहाँ पर जिस तरह का ट्रीज ग्रो हो रहे हैं वो उसके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और मॉइस्चर कैसे क्रिएट है, वहाँ कितनी बारिश हो रही है, तो वहाँ पर वेजिटेशन उस तरह से ग्रो होती है। समझ लो ज़्यादा बारिश हो रही है तो जो पेड़ होंगे वो लंबे होंगे, कम बारिश हो रही है तो शॉर्ट ट्रीज होंगे, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो जो नेचुरल वेजिटेशन को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, शर्ब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन, राइट। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, शर्ब्स एंड टुंड्रा, 4 टाइप्स। ओके, सो फॉरेस्ट कहाँ ग्रो होते हैं, जहाँ पर अबेंडेंट वाटर सप्लाई हो, यानी रेनफॉल ज़्यादा होती हो, ठीक है। तो रेनफॉल ज़्यादा है तो यानी जो ट्रीज़ हैं वो बड़े बड़े हैं और ज़्यादा हैं। जैसे जैसे रेनफॉल जिन जिन एरियाज़ में कम होती है वहाँ पे ट्रीज़ का साइज़ भी उतना कम होता चला जाए, ट्रीज़ उतने छोटे साइज़ के आपको उस एरिया में देखने को मिलेंगे। जो शॉर्ट ट्रीज़ हैं और ग्रासेस हैं वो उन रीजन्स पे ग्रो करती हैं ना जहाँ पर ना ज़्यादा रेनफॉल होती है और ना ज़्यादा कम होती है, यानी मॉडरेट रेनफॉल देखने को हमें मिलती है, तो वहाँ पर वो हमारे वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हेयर। ओके, सो अब थॉर्नी शर्ब्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, और शर्ब्स ड्राई एरियाज़ में ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत कम लेवल पर रेनफॉल होती है। अब जहाँ पे बहुत कम लेवल पर रेनफॉल होती है वहाँ की जो थॉर्नी शर्ब्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत थॉर्नी होते हैं, बहुत जो उनकी लीव्स होती हैं बहुत चुभती हैं, है ना, जैसे कैक्टस आपने देखा है उस प्लांट को, तो थॉर्नी होता है उनकी लीव्स, तो ये उन एरियाज में ग्रो करता है। टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो पोलर रीजन पर ग्रो करती है। पोलर रीजन मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम, वो वहाँ पर मोसेस, लीचेंस, इस टाइप के जो है वेजिटेशन ग्रो करती है। अब फॉरेस्ट को है आगे आगे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो प्लांट ईयर के किस टाइम पे अपनी लीव्स जो हैं शेड करते हैं। ओके, सो एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, राइट। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से पता लग रहा है कि ईयरली एवरग्रीन रहते हैं, ये अपनी लीव्स कभी शेड नहीं करते। डेसिडियस फॉरेस्ट साल में एक बार अपनी लीव्स शेड करते हैं, राइट। इनके आगे भी सब डिविजन्स है, वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में। सो ये जो प्लांट्स फॉरेस्ट को आगे जो सब डिवीज़न किया गया है वो अकॉर्डिंगली कि वहाँ उस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, इस ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपनी लीव्स किस टाइम पर शेड करते हैं, इस बेसिस पर फॉरेस्ट को आगे डिवाइड किया गया है। ओके, सो अब बात करते हैं सो अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि अब हम ये नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया, बट हम ये भी जानते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ डेली एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। टाइगर जो है, हम सब डेली न्यूज़ में सुनते हैं कि
टाइगर्स बहुत कम बचे हैं, है ना। तो हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ है। प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं और हमारा इकोसिस्टम मेंटेन करके रखते हैं, ये सब हमने अभी इसके बारे में पढ़ा। क्लाइमेट डेली चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इतनी बढ़ती जा रही है कि नेचुरल हैबिटेट का भी नुकसान हो रहा है। एनिमल्स डेली एक्सटेंट हो रहे हैं, कुछ एकदम लास्ट में आ चुके हैं कि कुछ एनिमल्स उनके बचे हैं, लास्ट स्पीसीज बची हैं कि अब हम उन्हें एक्सटेंट होने से बचाना है, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फैक्टर्स दोनों इन चीज़ों के लिए दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, तो वहाँ पर न्यू वेजिटेशन ग्रो नहीं हो सकती। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ती जा रही है, ह्यूमन बींग हम डेली न्यू बिल्डिंग्स बनाते हैं, न्यू ब्रिजेस बना रहे हैं। अब कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे फॉरेस्ट फायर, अभी लेटेस्ट हुआ है ये अमेज़ॉन फायर, अमेज़ॉन फॉरेस्ट में फायर लगी थी। सुनामी नेचुरल फैक्टर है, लैंडस्लाइड जो एवरी ईयर कहीं ना कहीं वर्ल्ड के किसी पार्ट में होते हैं, राइट। पोचिंग ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से एक शार्प डिक्लाइन आ रहा है कि एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंट होती जा रही है। पोचिंग का मतलब होता है कि एनिमल्स को इलीगली हंट करना, जिसकी वजह से एनिमल्स के नंबर में कहीं ना कहीं डिक्लाइन आए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम एनिमल्स को क्यों मारते हैं, किस लिए? उनकी स्किन से हम लेदर बनाते हैं। फेदर्स, बर्ड्स की फेदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीथ, आपको टीथ कौन से एनिमल्स के हम यूज़ करते हैं? एलिफेंट, हॉर्न, राइनोसोरस। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं कहीं ना कहीं अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है? नेशनल पार्क ओपन किए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन किए जा रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हम ओपन कर रहे हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, और साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जैसे वन महोत्सव। आप लोग ये हर रीजनल लेवल, कम्युनिटी लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इवन आपके स्कूल में भी वन महोत्सव वीक सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? ताकि आप लोगों को बताया जाए कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एक कन्वेंशन हुई थी सिटीज़, ठीक है, ओके। सो सिटीज़ जो है इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के बीच में, डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में, जिसका ये इंश्योर करना था, जिसमें ये इंश्योर किया गया था, इसका बेसिक एम ये था कि ये जो प्लांट्स और एनिमल जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं उन पर ध्यान दें, कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा। तो एक लिस्ट तैयार की गई थी ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स की जिन पर अब ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है, ठीक है, जिन पर ट्रेड करना बैन है, ओके। सो ये हर एक एवरी सिटीज़न, एवरी इंडिविजुअल की एक ड्यूटी बनती है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाए, ठीक है। ये आपकी भी ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट। अगर आप हंट नहीं करते हो लेकिन आप दूसरों को बता ज़रूर सकते हो कि क्यों ये हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। फॉर डाउट्स कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको इस चैनल के लिंक, इस वीडियो के नीचे लिंक दिए गए हैं, तो आप उधर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।